आज का आपका टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। भाई यू हैव ऑलरेडी वर्क विद द प्रिज्म, आपको पता है प्रिज्म क्या होता है। फिर भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। प्रिज्म क्या होता है? दैट इज अ वेज शेप्ड, एक वेज शेप पोर्शन होता है। किसका? एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। ये कैसी सरफेस होती है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होता है जिसमें आपका जो मीडियम है वो बाउंड किया गया है। वो क्या होता है? बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेस, टू प्लेन फेसेस inclined टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे पे इंक्लाइंड होते हैं और इन जो फेसेस इंक्लाइंड होते हैं उन्हें कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। उन्हें क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस या रिफ्रैक्टिंग फेसेस। देखते हैं अब हमारे पास क्या है। कुछ इस तरह के सर्फेसेस हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास दो जो रिफ्रैक्टिंग फेजेस हैं वो इन एक दूसरे पे इस तरह से इंक्लाइन कर रहे होते हैं कि वो ज्वाइन कर रहे होते हैं, वो कनेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को इस तरह से कि वो अपने जोड़ के बीच में एक ट्रायंगल एरिया बाउंड करते हैं। वो क्या करते हैं? ट्रायंगुलर एरियाज बाउंड करते हैं। जैसे आप 3 नोटबुक्स ले लो, ये देखिए आपने ये वाला ऊपर वाला सरफेस और इसके ये नीचे वाला सरफेस, ये दोनों सरफेसेस जो हैं ये आपकी कैसी हैं? रिफ्रैक्टिंग फेसेस है। इनको क्या कहेंगे हम? री ये वाला भी, इस साइड वाला भी, ये भी आपके कौन से फेसेस हैं? रिफ्रैक्टिंग फेसेस। ये दोनों एक दूसरे पे इंक्लाइंड है। ये किस कहां पे इंक्लाइंड है? देखिए इस एंगल पे। ये वाला जो एंगल है इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है। और ये नीचे वाला जो आपको सरफेस दिखाई दे रही है ये वाली, इसे कहेंगे हम बेस ऑफ प्रिज्म। इसे क्या कहेंगे? बेस ऑफ प्रिज्म। और ये जो ऊपर वाली लाइन दिखाई दे रही है ये वाली, इसे कहेंगे रिफ्रैक्टिंग एज। इसे क्या कहेंगे हम? रिफ्रैक्टिंग एज। रिफ्रैक्टिंग एज। ठीक है। अब जब इसे हम क्रॉस सेक्शन से देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन से देखने पे मुझे प्रिज्म हमको कैसा लगता है? सिंपली या ट्राइंगल। सिंपली या ट्राइंगल। और इसी क्रॉस सेक्शन को हम कहते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल सेक्शन, दिस इज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ योर प्रिज्म, जिसमें आपका ये बन जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। इफ योर प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल प्रिज्म देन दिस एंगल इज श्योरली टू बी 60 डिग्री। तो ये आपका क्या बन जाता है? 60 डिग्री बन जाता है। ठीक है भाई, ये तो था प्रिज्म। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन कैसे होती है प्रिज्म के ऊपर या प्रिज्म के अंदर। चलिए ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम को ध्यान से समझना है आपने। यहां आपके पास जो हम ट्राइंगल ले रहे हैं, जो आपका ये प्रिज्म ले रहे हैं, दैट इज ऑलमोस्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। वी आर कंसीडरिंग दैट योर दिस प्रिज्म इज ABC। अब इस ABC प्रिज्म में आपके पास क्या हुआ? इसकी फर्स्ट सरफेस जो है, जो फर्स्ट आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है, उसके ऊपर एक इंसिडेंट रे आई। मान के चलते हैं कि वो इंसिडेंट रे जो है आपकी वो है P, और ये उस सरफेस को काटती है पॉइंट Q के ऊपर। P से आ रही है, Q पे काट रही है। अब Q पॉइंट्स के बाद
वो किस साइड मूव करेगी वो डिपेंड करता है कि क्यू पॉइंट के ऊपर बने हुए नॉर्मल के कारण, कि पी पॉइंट के ऊपर, क्यू पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल बनेगा वो आपको बताएगा कि आपकी ये वाली रे किस साइड बेंड करेगी। ये है आपका नॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो आपको पता है कि ए बी सी जो ट्राइंगल है इसके अंदर का ये जो मटेरियल है, दिस मटेरियल इज ऑलमोस्ट अ डेंस, ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम है तो रे जिसे जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, ध्यान रहे मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये पी से आने वाली पी क्यू की स्ट्रेट लाइन है, ये इसे आगे जाना चले जाना चाहिए था, लेकिन वो बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल और चली जाएगी इस तरफ और काटे की जाएगी प्रिज्म के सामने वाले फेज ए सी को एट पॉइंट आर, आर पॉइंट पे काटती है। अब आर पॉइंट के ऊपर फिर से हमें एक नॉर्मल चाहिए जो हमें बताएगा कि मेरे वाली जो ये रे है वो किस तरफ बेंड होगी। अब ये वाला मीडियम जो बाहर वाला मीडियम है वो है रेयरर, रेयरर मीडियम है, तो रेयरर मीडियम है तो रे विल मूव अवे फ्रॉम योर, रे विल मूव अवे फ्रॉम योर, तो यहां देखिए अवे जाएगी, जानी चाहिए थी सीधी आगे, तो यहां से ये बेंड होके नीचे की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, तो इसे मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूं, इसे मैं बैकवर्ड इसे बेंड करता हूं। ये देखिए, ये बैकवर्ड जब हम इसे ले गया तो ये मान लीजिए पॉइंट एम के ऊपर इसने काटा। अब मैं थोड़ा सा इसे मैग्नीफाई करता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए अब एम पॉइंट पे यहां पे ये जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे के बीच में और इमर्जेंट रे के बीच में, एक्चुअल इमर्जेंट रे के बीच में, तो ये जो एंगल है इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इसे मैं लिख रहा हूं एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखिए डायग्राम समझिए आपने, देखिए और एक्चुअली आपकी रे कहां जानी चाहिए थी, पी से एम की तरफ चली जानी चाहिए थी, लेकिन गई कहां, वो कहीं और चली गई, इट हैज मूव्ड टूवर्ड्स आर टू एस। तो ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के जो बीच का एंगल है उसे कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, उसे क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहां पे जो आपके पास यहां पे एंगल ए जो है, एंगल ए दिस वन, ये वाला एंगल, दिस वन एंगल ए, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म बन गया। सो इस तरह से आपके पास ये डायग्राम बन गई, आपको डायग्राम समझ आ गई। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे काम करते हैं इस पे, ये पॉइंट जो है ये आपका बन गया एन, ये पॉइंट क्या बन गया आपका एन, और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कलर्स चेक कर लेते हैं हम अपने, ये एंगल आपका बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां से इस तरफ बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। भाई ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो मैं इसको भी एंगल आर डैश ले रहा हूं, तो ये वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल जो आर पॉइंट पे बन रहा है उसे मैं आर डैश ले लिया, और वहां से जब रे बाहर इमर्जेंट होके आएगी दैट इज गोइंग टू बी आई डैश, ध्यान रहे। अब यहां पे जो आपके हमें एक्चुअली निकालना है डेल्टा का रिलेशन, एंगल ऑफ डेविएशन जो है, लेकिन हमें आई ही पता है या आर पता होगा, स्नेल्स लॉ हमें आता है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द रिफ्रैक्शन ऑफ दिस प्रिज्म, ठीक है, और वी आर गोइंग टू गेट सम वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस जिससे हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन भी निकाल सकते हैं, एंड दिस इज श्योरली गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट फिजिक्स। तो एक्सपेरिमेंट का भी आपका ये एक पार्ट बनने जा रहा है, आपके पास ये एक्सपेरिमेंट भी होगा, तो ध्यान से देखिएगा इस एक्सप्रेशन को। अब देखिए आप क्वाड्रिलेटरल लीजिए अपनी, ए क्यू एन आर, ए क्यू एन आर आपकी क्वाड्रिलेटरल लीजिए, ध्यान से देखना, क्वाड्रिलेटरल लीजिए ए क्यू एन आर, दिख रही है आपको, ये ए यहां पे है, क्यू यहां है, यहां पे इंसिडेंट हुआ, आर पे इमर्जेंस हुआ है, और यहां एन पे आपके दोनों नॉर्मल्स एक दूसरे को काट रहे हैं,
ठीक है। अब यहां पे एंगल ए प्लस अपोजिट एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, एंगल एन जो है आपके पास, दैट इज 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स का सम यहां पे ले लिया हमने 180 डिग्री। अब लीजिए ट्राइंगल आपकी क्यू एन आर, इसी तरह ट्राइंगल लीजिए क्यू एन आर। ध्यान से देखिएगा क्यू एन आर में क्या है, क्यू एन आर में दो एंगल्स हैं, कौन कौन से, एक आर है, दूसरा है आर डैश, और तीसरा एंगल है आपका एंगल एन। एन के साथ दो एंगल्स हैं आर और आर डैश, तो यहां पे क्या बन गया आपको पता है, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल दे आर आल्सो 180। अब ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, एंगल ए किसके बराबर आ रहा है, एंगल देख लीजिए एन एन के बराबर है, 180 180 के बराबर है, बच गया ए, ए दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर प्लस आर डैश, आर और आर डैश जो है वो आपके पास यहां आगे बराबर, डन। अब थर्ड ट्राइंगल लीजिए, ट्राइंगल लीजिए एम क्यू आर, ट्राइंगल लीजिए आप अपनी एम क्यू आर। अब एम क्यू आर को देखेंगे ध्यान से हम, एम क्यू आर देखिए, एम आपका यहां है, यहां ये वाला एंगल डेल्टा बन रहा है। एम क्यू आर ट्राइंगल में जो आपका एंगल डेल्टा है, मींस एक्सटीरियर एंगल डेल्टा किसके बराबर है, एक्सटीरियर एंगल डेल्टा इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। भाई डेल्टा बन रहा है यहां, ध्यान से ये दिख रहा है ना, यहां बन रहा है आपका डेल्टा, इसके सामने एक इंटीरियर एंगल ये वाला है, ये वाला इन दो के बीच में, और दूसरा इंटीरियर एंगल यहां बन रहा है, मींस आपकी ये वाली ट्राइंगल है आपकी, ये ग्रीन वाली। तो पहला आपका एंगल बन गया एम क्यू आर, एक एंगल एम क्यू आर है, प्लस दूसरा बन गया एम आर क्यू। लीजिए भाई डेल्टा जो है, जो एक्सटीरियर एंगल है, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, सो डेल्टा इज इक्वल टू एंगल एम क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू। अब देखिए जो एम क्यू आर है, ध्यान से देखना अब आपने, अब एम क्यू आर जो एंगल है आपका, बड़ा एंगल किसके बराबर है, देखिए बाहर एंगल बना है आई, आई का वर्टिकल जो अंदर एंगल बन रहा है वो है एम क्यू एन, किसके बराबर है, एम क्यू एन के बराबर, और एम क्यू एन दो एंगल से बना हुआ है, एम क्यू आर और एंगल आर से। तो पीछे क्या बच गया आपके पास, बच गया भाई पूरा बड़ा एंगल है आई, उसमें से अगर आर निकाल दे, ये देखिए ध्यान से, इसे मैं आपको एक कलर करके बताता हूं, ये देखिए यहां पे ये एंगल है आपका, ये एंगल बन रहा है, ये क्रॉस बनाइए इसको पूरा, ये देखिए ये वाला पूरा एंगल है आई, है ना, ये एंगल बराबर है आई इज इक्वल टू आई। अब इस टोटल एंगल आई में से अगर ये नीचे वाला एंगल निकाल दूं तो कौन सा वाला बच जाएगा, ये ऊपर वाला एंगल, वही तो है एम क्यू आर। इसी तरह इस तरफ आई डैश है ये पूरा एंगल, उसमें से ये आर डैश निकाल दें, आई डैश में से आर डैश निकाल दें तो बन गया एम आर क्यू। चलिए थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, आई प्लस आई डैश माइनस कॉमन निकाल लो, आर प्लस आर डैश हो जाएगा, दैट इज आउट नाउ। अब मेरे पास डेल्टा की वैल्यू कुछ आ गई, ये है डेल्टा। अब डेल्टा जो आर प्लस आर डैश है, हम भी आई प्लस यहां पे आई डैश है, आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, अभी आपने निकाला कि वो एंगल ए के बराबर है, तो एंगल ए को इधर ले आओ, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश। भाई एक एक्सप्रेशन ये याद रखनी है आपने, एक एक्सप्रेशन आपने याद रखनी है कि ए किसके बराबर है, आर प्लस आर डैश के, और दूसरा ए प्लस डेल्टा जो है वो आई प्लस आई डैश के बराबर है, ये आपका एक फैक्टर आ गया। अब यहां से आपको एक चीज पता लग गई कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है, जो डेल्टा है, वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा जो है वो डिपेंड कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। नंबर दो, वो डिपेंड करेगा मटेरियल पे,
तो हम आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालेंगे, मैंने पहले ही बता दिया। फिर वो डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे। किस पे डिपेंड करेगा? वेवलेंथ पे। वेवलेंथ मतलब लैम्डा, और लास्ट में वो रिप्रेजेंट जो हो रहा है डेल्टा, दैट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म। तो चार चीजों पे डिपेंड कर रहा है। आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर ये आर, आर डैश और आई डैश पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि आई डैश, आर और आर डैश जो है वो सारे के सारे खुद आई के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए जो मेन फैक्टर है, जो प्राइमरी फैक्टर है, मैंने उसी को ले लिया कि आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दूसरा मटेरियल, मटेरियल क्या है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताएगा, लैम्डा जो वेवलेंथ है, और थर्ड आपका एंगल ए जो एंगल ऑफ प्रिज्म है। इन चीजों पे आपका ये वैल्यू डिपेंड करता है। ये बात समझ आ गई आपको? अब अगर आपको यहां पे बोला जाए कि भाई एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल के बताओ या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बता के बताओ, तो तब आपके पास एक छोटा सा और फैक्टर आता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। हर डेल्टा की वैल्यू का रिलेशन नहीं निकाल सकते। वी आर गोइंग टू हैव एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। चलिए अब पहले देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन तो पढ़ा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या हुआ? तो भाई एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या है कि जब हमारे पास जो आई डैश के बराबर हो जाए, स्टैंडर्ड कंडीशन है, और आर हो जाए आर डैश के बराबर, उस समय जो डेल्टा होता है वो मिनिमम वैल्यू देता है। वो हमें क्या वैल्यू देता है? मिनिमम वैल्यू देता है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये कब होता है? जब हमें वैल्यू मिलती है डेल्टा एम। डन। ये चीजें थोड़ी ऊपर हम ट्राई करते हैं कि आई हो गया आई डैश, आर हो गया आर डैश, डेल्टा को ले लिया डेल्टा एम। हमारे पास रिलेशन था ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश, था ये रिलेशन। अब और आई डैश हो गए बराबर, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी ले लो, या आई ले लो या आई डैश, ए प्लस डेल्टा। तो आई किसके बराबर हो गया? ए प्लस डेल्टा। अब डेल्टा बन गया डेल्टा एम, तो ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2। आई मिल गया मुझे ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2। दूसरा रिलेशन जो याद रखने के लिए बोला था, दैट वाज ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश, और आर डैश हो गए बराबर, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2r। ए हो गया 2r, या आर को लिख सकते हैं ए बाय 2। तो आई की एक्सप्रेशन भी मिल गई, आर की एक्सप्रेशन भी मिल गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल म्यू, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। हो गए भाई। अब आई की वैल्यू मुझे पता है कि ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 होता है, तो ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाय 2। अगर आप मान के चलते हो कि आपका प्रिज्म जो है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ए की वैल्यू भी आपको नाउन हो जाएगी, दैट विल बी योर 60 डिग्री। तो ए की वैल्यू मिल गई, सो आपको एक्सपेरिमेंटली डेल्टा एम की वैल्यू निकालनी है, और विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन गेट द वैल्यू। ठीक है भाई। अब यहां से आपके पास कुछ और वेरिएशंस आएंगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। अभी तक के लिए यही है कि आपने क्या निकाला, आपने रिफ्रैक्शन स्टडी किया, आपने रिफ्रैक्शन स्टडी किया। किसका रिफ्रैक्शन स्टडी किया? रिफ्रैक्शन फिनोमिना स्टडी किया थ्रू प्रिज्म, और प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू निकाली। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। और जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो बराबर हो जाते हैं, आर और आर डैश की वैल्यू बराबर हो जाती है। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस लगा के हमारे पास रिलेशन आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या बनता है? साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाय 2। ये भाई आपके पास रिलेशन है। ये एक्सपेरिमेंटली आपने
यहाँ पे डेल्टा एम की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हो, सो यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ म्यू, क्योंकि और सब कुछ तो पता है आपको। अगर आपके पास जो आपका प्रिज्म है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ए की वैल्यू 60 हो गई, तो सिर्फ आपने क्या निकालना है, डेल्टा एम। ठीक है भाई, समझ आया आपको? समझ आ गया बच्चे सभी को? कोई क्वेश्चन है बच्चे? क्वेश्चन है? वेरी गुड। चलिए आप इसको रिव्यू कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ और डिस्पर्सिव पावर वगैरह के टॉपिक्स निकालेंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गुड बाय।